हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको डीएवी क्लास 8 सोशल साइंस के चैप्टर नंबर 10 कॉलोनियलिज्म, रूरल एंड ट्राइबल सोसाइटीज़ का एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, इससे पहले सोशल साइंस मैथ्स पे बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड दे दी। आपने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पे मैं वीडियो दे रहा हूँ, तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, तो आज हम लोग इस चैप्टर को शुरू करने वाले हैं। हम लोग प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि कैसे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी हमारे कंट्री में, और उस चैप्टर में हम लोगों ने बहुत सारे वार्स के बारे में पढ़े। उन लोग ब्रिटिश के चाल के बारे में पढ़ा कि ब्रिटिश किस प्रकार से चाल चलते थे और इंडियंस को अपने जाल में फंसा लेते थे। तो वो जो भी हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा, वो पूरा चैप्टर वार से भरा हुआ था, तो उसका भी वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है। यदि आपने उस चैप्टर को अच्छे से नहीं समझा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, उस चैप्टर को आप लोग अच्छे समझ लीजिएगा क्योंकि मैंने पूरा चैप्टर समझा दिया है। ओके, तो क्या होता है कि जो ब्रिटिश है वो हमारे एक तरह से हमारे देश में ट्रेडर्स के रूप में आते हैं, एक बिजनेसमैन के रूप में आते हैं, और एक तरह से हमारे मास्टर्स बन जाते हैं, हमारे स्वामी बन जाते हैं। वो क्या करते हैं, धीरे धीरे क्या करते हैं, वो साउथ से ईस्ट तक इंडिया को कंक्वायर कर लेते हैं, फिर नॉर्थ की तरफ बढ़ जाते हैं और धीरे धीरे वो जो है सुप्रीम पावर बन जाते हैं इंडिया में। इंडिया की इकोनॉमी में शायद ही कोई ऐसा एक्सपेक्ट बचा हुआ है जिसको ब्रिटिश ने एक्सप्लॉइट नहीं किया। इकोनॉमी एक्सपेक्ट की बात कर रहा हूँ, ऐसा शायद ही कोई इकोनॉमी में एक्सपेक्ट बचा हुआ है जिसे ब्रिटिश ने एक्सप्लॉइट नहीं किया। बाकी जितना भी है सभी को उन्होंने एक्सप्लॉइट कर ही दिया है। जो इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन था इंडिया का ब्रिटिश के द्वारा, वो पीजेंट्री में था। ट्राइबल्स को अपरूट करना, उखाड़ फेंकना, फिर इंडियन ट्रेड और हैंडीक्राफ्ट को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रॉय किया था। ओके, अब है कॉलोनियल एग्रेरियन पॉलिसी एंड इट्स इम्पैक्ट। जो कॉलोनियल एग्रेरियन पॉलिसी था और उसका इम्पैक्ट था, ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले जो रूरल लाइफ था इंडिया का, वो बहुत ही सिंपल था और सेल्फ सफिशिएंट था। ब्रिटिश जो है लैंड रेवेन्यू सिस्टम में बहुत सारे चेंजेस लाते हैं, एग्रीकल्चर में, फिर ट्रेड में और इंडस्ट्री में भी, और एडमिनिस्ट्रेशन में भी लाते हैं अपने ऑन इंटरेस्ट को गार्ड करने के लिए। ये सब चीज़ें हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ चुका है। ओके, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो वेरियस मेथड्स को बनाते हैं, डिवाइस करते हैं, और वो जो है रिवेन्यू के कलेक्शन को इंश्योर करते हैं इंडियन टेरिटरीज से, और वो उनसे एनेक्स कर लेते हैं और धीरे धीरे उसे वो कंट्रोल करते हैं। जैसे ब्रिटिश एम्पायर एक्सपेंड करता है, जो अमाउंट ऑफ रिवेन्यू है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो ज़्यादा लैंड रिवेन्यू जो है वो उनके लिए, जितना ज़्यादा लैंड है वो उनके लिए बिगेस्ट सोर्स बन जाता है इनकम का कंपनी के लिए। इस स्टेज में क्या होता है कि जो लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है एक एम के साथ, इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन के प्रैक्टिस को लेगिटिमाइज करने के लिए। ओके, तो ज़मींदारी सिस्टम परमानेंट, मतलब क्या होता है कि ज़मींदारी सिस्टम जो है वो परमानेंट सेटलमेंट के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है बंगाल में, और ये इंट्रोड्यूस किया जाता है 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। साउथ और वेस्ट का जो एक लार्ज पार्ट था वो रायतवाड़ी सिस्टम के अंदर रखा जाता है। पंजाब, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस और अवध जो है वो महलवाड़ी सिस्टम के अंदर आते हैं। अब हम लोग इसके बारे में कुछ ब्रीफ में पढ़ते हैं इन लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स के बारे में। जमींदारी सिस्टम, द परमानेंट रेवेन्यू सिस्टम। जमींदारी सिस्टम जो है वो जमींदार का एक वंशानुगत अधिकार था, एक राइट था परमानेंट सेटलमेंट के अंदर, और जमींदारी बंदोबस्त के अंदर 1793 में उन्हें लैंड का ऑनर्स बना दिया जाता था, और उन्हें फोर्स किया जाता था कि टोटल लैंड रेवेन्यू जितना भी जमा होता है उसका 89% जो है वो ब्रिटिश को दे दे, और जो अपने लिए जो रखे वो 11% रखे। ये जो सिस्टम था ये न्यू क्लास ऑफ लैंडलॉर्ड्स को बर्थ देता है, जन्म देता है, जिसमें राजा और तलुकदार सराहा करते थे, जिन्हें जमींदार कहा जाता था। उनके पास किसी भी कल्टीवेटर को इविक्ट करने का पावर होता था, ठीक है, किसी भी सॉइल के कल्टीवेटर को इविक्ट करने का पावर होता था ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ रेवेन्यू के कारण। जैसे वो जो है बहुत सारे ऐसे ऑपरेसिव मेथड्स को यूज करते थे टैक्सेस को कलेक्ट करने के लिए। पीजेंट्स को लोन लेने के लिए कंपेल किया जाता था, फोर्स किया जाता था मनी लेंडर्स से अनपेड रेंट को पे करने के लिए, जो कि उनके लाइफ को और भी दुखी बना देता है, मिजरेबल बना देता है, बहुत ही ख़राब लाइफ हो जाता है उनका, क्योंकि उन्हें
लोन लेना पड़ता है, उसके बाद उन्हें इंटरेस्ट देना पड़ता है, जिससे उनको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, उनका जो लाइफ है वो दुख भरा हो जाता है। दूसरी तरफ यदि देखा जाए तो इससे कौन फ़ायदे में रहते थे? उससे ज़मींदार फ़ायदे में रहा करते थे, क्योंकि ज़मींदार जो है वो फोर्स करते थे पीजेंट्स को मनी लेंडर से लोन लेने के लिए। जर्मनी जो है वो ज़मींदार के इंक्रीज इनकम पे दावा नहीं कर सकती थी, क्योंकि उन्होंने परमानेंटली से फिक्स किया था, तय किया था। वे जो है वे जो तय करते हैं कि न्यूली कन्फर्ड टेरिटरी जो भी विजिट कंट्री जिन्होंने अभी जो विजिट टेरिटरीज है उस पर इसे लागू नहीं किया जाए। अब है रेतवाड़ी सिस्टम। ये जो सिस्टम था लैंड रिवेन्यू का, ये साउथ इंडिया में इंट्रोड्यूस होता है, थॉमस मुंडो के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है 1820 में। ये जो है बम्बे एरिया में भी बाद में क्या होता है, ये जो बम्बे एरिया में भी देखा जाता है, इफेक्ट में आ जाता है, इसके इफेक्ट में बम्बे एरिया भी आ जाता है। ये जो सिस्टम था ये गवर्नमेंट और रायोट्स के बीच में एक डायरेक्ट सेटलमेंट को इस्टेब्लिश कर देता है, जो कि थे कल्टिवेटर्स। जो रिवेन्यू था वो कल्टिवेटर से डायरेक्टली कलेक्ट किया जाता था, और ये जो है बहुत ही हाई हुआ करता था। अब महलवारी सिस्टम जो है ये ज़मींदारी सिस्टम का मॉडिफाइड वर्जन था, जो कि हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। ये जो है 1822 में इंट्रोड्यूस किया जाता है हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा गैंगेटिक वैली में, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस में और सेंट्रल इंडिया और पंजाब में। इस सिस्टम में क्या होता है, कलेक्टिव सेटलमेंट बनाया जाता है ग्रुप ऑफ विलेज के लिए, जिसे कहा जाता है महल। जो लैंड है, जो फॉरेस्ट है और जो पैस्चर्स है वो विलेज कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। विलेजेस है वो लैंड रिवेन्यू की पेमेंट के लिए जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल होते थे। वो जो है महल के प्रोड्यूस पे लेविट किया जाता था। जो महलवारी सिस्टम था ये पीजेंट्स के लिए एक तरह से श्राप बन जाता है। एक इम्प्रोविशमेंट के फॉर्म में लैंड से उन्हें निकाल दिया जाता है और मनी लेंडर्स के हाथों से उन्हें एक्सप्लॉइट किया जाता था। जो वाइड स्प्रेड रिसेंटमेंट था फार्मर्स के बीच में, नॉर्थ इंडिया के फार्मर्स के बीच में 1830 से 1840 के बीच में, वो जो है 1857 के रिवॉल्ट का एक मेन कॉज बन जाता है। तो कमर्शियल क्रॉप साउथ इंडिया, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा में स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड्स के साथ जो ब्रिटिश थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे, वो चाहते थे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस को कलेक्ट कर सके अपने मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को देखने के लिए। मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो गया कि मिलिट्री मतलब जो सैन्य खर्च हुआ करता था, सैनिकों पे जो भी खर्च हुआ करता था वो ज़्यादा टैक्सेस लेकर के उसे इक्वल कर सके या फिर उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे सके। और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो गया कि एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब आप कह सकते हैं कि प्रशासनिक खर्च जो हुआ करता था वो सब जो है वो ज़्यादा टैक्स लेकर के कर सके। वो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट भी कमाना चाहते थे, मुनाफा भी कमाना चाहते थे। तो इसलिए जो कंपनी है वो कर्सिव मेथड को यूज़ करती है, ज़बरदस्त तरीक़ों को यूज़ करती है गुड्स को ख़रीदने के लिए, और जिनका मतलब वैसे गुड्स जिसका ग्रेट डिमांड हो रहा था यूरोप में। जो एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल है उसे वो बहुत ही कम रेट्स में खरीदते थे, बहुत ही कम दाम में खरीदते थे, उसे इंग्लैंड में भेज देते थे। और जो फिनिश्ड गुड़ भेजा गया था, मतलब जो भी सामान भेजा गया था उससे बन करके जो फिनिश्ड गुड़ आते थे उसे इंडिया में ही बेचा जाता था, बहुत महंगे दामों में बेचना जाता था। इसलिए बेचा जाता था क्योंकि वे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। तो आप ही देखिए कि इंडिया में वो कम रेट में खरीद रहे हैं, इंग्लैंड भेज रहे हैं, इंग्लैंड से उसी चीज़ को फिर से बना के ला रहे हैं, उसी चीज़ का सामान बना के ला रहे हैं और इंडिया में फिर उसे बेच रहे हैं ज़्यादा दाम में। तो कितना प्रॉफिट उन्हें हो सकता है, क्योंकि वो इंडिया से कम ही दाम में खरीद रहे हैं। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो फार्मर्स को फोर्स करते थे, कंपेल करते थे कि वो कैश क्रॉप्स को ज़्यादा से ज़्यादा उगाए। कैश क्रॉप्स का मतलब हो जाएगा कि जिसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। एग्जाम्पल में इंडिगो हो जाएगा, कॉटन, अफीम, ठीक है, फिर पीपल और टी, शुगर केन एक्सेट्रा, ये सब जो है उन्हें कैश क्रॉप्स के रूप में वो काम ऐसा चीज़ों को लेते थे क्योंकि इसमें वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते थे। और फार्मर्स को वो सिल्क वार्म को भी रेस करने के लिए कहते थे, क्योंकि वो रॉ सिल्क को चाहते थे और सिल्क वार्म को रेस करने इसलिए कहते थे ताकि जो रॉ सिल्क है उसका प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ब्रिटिशर्स जो है वो चीन को अफीम बेचना चाहते थे और उसका तस्करी करना चाहते थे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को कमाने के लिए, मुनाफे कमाने के लिए। सिमिलरली आप देख सकते हैं कि जो इंडिगो मतलब जिसे हिंदी में नील कहा जाता है, वो जो है ब्रिटेन में बहुत ही ज़्यादा उसका डिमांड था।
तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो पीजेंट्स को, फार्मर्स को फोर्स करती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिगो प्लांट्स को कल्टीवेट किया जाए, उगाया जाए ब्लू डाई को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो ये इससे क्या होता है कि जो कंपनी है वो बहुत ही कम दामों में इंडिगो के प्लांट्स को, मतलब ब्लू डाई को ले लेते थे, इंडिगो को ले लेते थे, और जो फार्मर्स का जो लाइफ था वो और भी मिजरेबल होता जा रहा था। शुगर का जो राइजिंग डिमांड था वेस्ट में, वो यूरोपियंस को अट्रैक्ट करता है शुगर प्लांटेशंस को सेट करने के लिए। सेटअप हो रहा था शुगर प्लांटेशंस यूरोपियंस के द्वारा इंडिया में। जो फार्मर्स जो एक लोकल जगह के लिए, एक लोकल रिक्वायरमेंट के लिए गुड़ को प्रोड्यूस करते थे, अब उन्हें थिकेंड शुगर केन को प्रोड्यूस करने के लिए फोर्स किया जाने लगा, शुगर केन का जूस प्रोड्यूस करने के लिए फोर्स किया जाने लगा शुगर फैक्ट्रीज़ के लिए। और इसके लिए फोर्स किया जाता था कि वो कम दाम में, बहुत कम कीमत में ही वो उन सभी थिकेंड शुगर केन के जूस को बेचे। तो जो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज है, ब्रिटिश के जो इंडस्ट्रीज़ था वो इंडियन इंडस्ट्रीज़ के दाम पे फलते फूलते हैं, क्योंकि वो इंडियन से बहुत कम दाम में खरीदते थे और इंग्लैंड में जा कर के उसी चीज़ को बना करके फिर से इंडिया में ला करके बेचते थे। तो जो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ है वो इंडिया इस इंडस्ट्रीज़ के दाम पे फ्लोरिश होते हैं, फलते फूलते हैं। कुछ कमर्शियल क्रॉप्स हमारे पास दिए हुए हैं और उनका प्लेसेस दिया गया है कि वो कहाँ कहाँ कल्टीवेट, कहाँ कहाँ उगाए जाते थे। जैसे अफीम, जो ओपियम था, वो बंगाल, बिहार और पंजाब में उगाया जाता था। इंडिगो जो है ये बिहार और बंगाल में उगाया जाता था, जिसे हम लोग जिससे ब्लू डाई निकलता था, जिसे हम लोग नील कहते हैं। कॉटन जो है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में उगाया जाता था। टी असम, वेस्ट बंगाल और साउथ इंडिया में उगाया जाता था। तो उसका कल्टीवेशन जो है असम, वेस्ट बंगाल और साउथ इंडिया में होता था। पीपल जो है ये ज़्यादातर साउथ इंडिया में वो होता था, जैसा कि केरल हो गया, कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार, आइसलैंड, और जिसे पुडुचेरी कहा जाता है। पौंडीचेरी से पहले पौंडीचेरी कहा जाता है, अब इसे पुडुचेरी कहा जाता है, पुडुचेरी। ओके, फिर शुगर केन जो है ये सब कॉमर्शियल क्रॉप्स थे, जिसे महाराष्ट्र, शुगर केन को महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब और हरियाणा में उगाया जाता था। अब है कि फार्मर्स का कंडीशन कैसा था उस समय। देखिए, फार्मर्स जो है वो बहुत सारे नेचुरल कैलमाइटीज से सफ़र कर रहे थे, मतलब भुगत रहे थे, जैसे कि फ्लड हो गया, वहाँ बाढ़ आया हुआ था, सूखा पड़ रहा था, फेमाइन था। इंडियन फार्मर्स जो है वो हाई टैक्सेस से ओवरबर्डन थे, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा भार था टैक्सेस का, लोन्स का रीपेमेंट था, उनके ऊपर कर्ज था, रेट ऑफ इंटरेस्ट था, ठीक है। वो जो है मिजरी के लाइफ को लीड कर रहे थे, पॉवर्टी, बहुत ही गरीबी थी उनके बीच में, फ्रस्ट्रेशन था। तो बहुत सारे पीजेंट्स जो कि लैंड रेवेन्यू को भरने में, डेप्ट को भरने में, कर्ज को भरने में फेल हो जा रहे थे, वो जो है लैंडलेस लेवल बन जाते थे, उनका ज़मीन जो है वो छीन लिया जाता था उनसे, ठीक है। और उनको जो है फोर्स किया जाता था कि बहुत ही कम वेजेस में, बहुत ही कम तनख्वाह में वो दूसरी जगह काम करे ब्रिटिश के लिए। तो हम लोगों ने आगे पढ़ा कि कैसे ब्रिटिश जो है, पीछे हम लोगों ने पढ़ा है कि कैसे ब्रिटिश जो है वो इंडियन फार्मर्स को लोन लेने के लिए फोर्स करते थे। तो वही लोन जिसका जिसका कर्ज, जिसका इंटरेस्ट ये लोग नहीं पे कर पाते थे, उसी के कारण जो है यहाँ पर उन्हें रिवेन्यू, उन्हीं के कारण जो लैंडलेस बन जाते थे, और भी उनके ऊपर बर्डन बढ़ता जाता था, क्योंकि बार बार उन्हें लोन लेने के लिए फोर्स किया जाता था। अब फार्मर्स के द्वारा रिवॉल्ट्स, जब भी दमन, अत्याचार और शोषण जो है एक सीमा तक पहुंच जाते हैं, तो वहाँ पर एक मास आउटबर्स्ट होता है विद्रोह के फॉर्म में। ओके, तो बहुत सारे ब्रिटिश रूल के समय बहुत सारे इनजस्टिस, बहुत सारे अत्याचार इंडियन फार्मर्स के ऊपर किए जाते थे, बहुत सारे समय पे ये किया गया है। कुछ उनमें समय पर दिया हुआ है लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स और उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो था, जो हम लोगों ने आगे पढ़ा कि किस प्रकार का लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स था। इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन, और ज़्यादातर ग्रामीण लोग जो थे उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोटेशन और उनका बहुत ही शोषण होता था। लॉन्ग स्टैंडिंग लोन्स और इनडेप्टनेस, मतलब कि उन्हें लोन तो ज़बरदस्ती ही दिया जाता था, उनका बहुत ही बड़ा कर्ज होता था, वो ओवर बंडेड हो जाते थे कर्ज से, ठीक है। पीजेंट्स का जो इविक्शन होता था, लैंड से उन्हें बाहर निकाले, उनका लैंड उनसे छीन लिया जाता था, क्योंकि वो टैक्सेस को समय पे नहीं दे पाते थे, लैंड रेवेन्यू को समय पे नहीं दे पाते थे, और वे लैंडलेस लेबर बन जाते हैं। तो ये जो है रिजल्ट करते हैं रिवॉल्ट्स में, आउटब्रेक्स और रिबेलियन में, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस से पहले, ठीक है। बहुत सारे रिवॉल्ट होते हैं, मतलब एक तरह से
बहुत सारे विद्रोह होते हैं 1857 के रिवॉल्यूशन से पहले। ओके, जो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस था। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो नेक्स्ट है कॉलोनियलिज्म एंड ट्राइबल सोसाइटीज़। क्या था उसमें का कॉलोनियलिज्म और ट्राइबल सोसाइटीज़? जो प्रॉफिटेबल एक्सप्लोटेशन था पीजेंट्स का, वो ब्रिटिश को जो है और भी लालच देते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट टारगेट था वो ट्राइबल्स, इंडिया के ट्राइबल्स थे। ब्रिटिश का जो नेक्स्ट टारगेट था वो इंडिया के ट्राइबल्स थे, जो कि डीप फॉरेस्ट में रहा करते थे और सेल्फ सफिशिएंसी के लाइफ को लीड करते थे। उनका जो ट्रेडिशनल इकोनॉमी था वो फॉरेस्ट के आसपास ही बिल्डअप होता था। वो जो है फैमिली बिलीव करते कि जो फॉरेस्ट है वो उनसे बिलोंग करता है, वे जो है फॉरेस्ट से बिलोंग करते थे। क्योंकि जो ट्राइबल्स थे उस समय के, जो आदिवासी थे, उनका जो है फॉरेस्ट ही घर था और फॉरेस्ट ही उनका ही था एक तरह से उस समय, क्योंकि वो फॉरेस्ट में ही रहते थे। जो भी जिस चीज़ के लिए, वो हर एक चीज़ के लिए फॉरेस्ट पे ही डिपेंडेंट थे। वो जो है एक सेल्फ सफिशिएंसी को लाइफ को लीड कर रहे थे, वो डीप फॉरेस्ट में रहा करते थे। ज़्यादातर ट्राइबल्स जो है वो खून जो उड़ीसा के थे, वो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करते थे। बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप जैसे कि वन गुज्जर हिमालयाज़ के थे, जम्मू एंड कश्मीर के, गड्डीज ऑफ कुल्लू ये हिमाचल प्रदेश के हो गए। वो जो है हर्डिंग से लीव कर रहे थे और मतलब अपना जो जीवन थे वो एनिमल्स के रियरिंग और हर्डिंग से चला रहे थे। जो छोटा नगर के जो मुंडास थे, छोटा नागपुर जो है वो झारखंड में है, उन वहाँ के जो मुंडास थे, ये सब जो एक तरह के ट्राइबल सोसाइटीज़ थे, ये जो है आदिवासी हुआ करते थे। अब ट्राइबल लाइफ पे क्या इम्पैक्ट होता है ब्रिटिश के इस पॉलिसी का? जो ट्राइबल, हर एक ट्राइब का जो एक ट्राइबल चीफ हुआ करता था, लेकिन अंडर ब्रिटिश रूल के में क्या होता है कि जो ट्राइबल चीफ्स थे, ठीक है, वो अपने सही पावर को लूज़ कर देते हैं, गंवा देते हैं और उन्हें फोर्स किया जाता है कि वो उन लॉज को माने जो कि ब्रिटिश के द्वारा बनाए गए हैं, ब्रिटिश ऑफिसर्स के द्वारा बनाए गए हैं इंडिया में। लेकिन जो ब्रिटिश है वो नहीं चाहते थे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर हो, क्योंकि ये डिफ़िकल्ट होता था ट्राइबल्स के मूवमेंट को कंट्रोल करना इससे। लेकिन जो ट्राइबल्स थे वो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को कंटिन्यू करना चाहते थे। जो फॉरेस्ट लॉज में जो चेंजेस मतलब जो भी जिस प्रकार का भी चेंज हुआ फॉरेस्ट लॉज में ब्रिटिश के द्वारा चेंज किया गया, वो जो है ट्राइबल लाइफ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है, उसे बहुत ही मुश्किल बना देता है वहाँ रहना। ठीक है, ज़्यादातर फॉरेस्ट जो है वो स्टेट प्रॉपर्टी के रूप में डिक्लेयर कर दिए गए। इसे स्पेशली वैसे फॉरेस्ट जो कि टिम्बर को प्रोड्यूस करते थे। इसके कारण क्या होता है, बहुत सारे आदिवासियों को जो है अदर एरियाज़ में जाना पड़ता है, दूसरे क्षेत्र में जाना पड़ता है लिवलीहुड को के लिए, जीवन चलाने के लिए। ठीक है, वहाँ पर जो है ये इससे कारण क्या होता है, शॉर्टेज ऑफ लेबर होता है। ट्रीज को काटने के लिए शॉर्टेज ऑफ लेबर होता है, उन्हें एक तरह से लेबर के रूप में काम करवाया जाता था रेलवे स्लीपर्स में और लॉग्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ठीक है, 19वीं सेंचुरी के दौरान क्या होता है, जब फॉरेस्ट प्रोड्यूस का डिमांड जो है वो इंक्रीज़ होता है, तो जो ट्रेडर्स थे और जो मनी लैंडर्स थे वो इस सिचुएशन का एडवांटेज ले लेते हैं। इस सिचुएशन का जो एक तरह से आप कर सकते हैं कि वो जो फ़ायदा उठा लेते हैं। ठीक है, वे जो है ट्राइबल्स के पास जाते हैं और उन्हें कैश लोन्स का ऑफ़र देते हैं। वो जो है उन्हें पैसों के लिए काम करने के लिए भी कहते हैं। इससे क्या होता है कि ट्राइबल्स की लाइफ में और भी ज़्यादा दुख हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग हजारीबाग, हम लोग के पास एक केस है संथाल्स ऑफ हजारीबाग, झारखंड और वेस्ट बंगाल में रहते थे, जो कि सिल्क वॉर्म को रियर करते थे कोकून्स के प्रोडक्शन के लिए। जब इंडियन सिल्क का डिमांड बढ़ता है तो सिल्क प्रोडक्शन को इनकरेज किया जाता है, बढ़ाया जाता है। ठीक है, जो ट्रेडर्स थे उनका जो एजेंट्स थे और मिडिल मैन जो है वो ग्रोवर्स को अप्रोच करते थे। ठीक है, वो जो उन्हें कैश लोन्स देते थे और कुकुन्स उनसे कलेक्ट करते थे। अब आप इस बात को जान कर के हैरान हो जाइएगा, सरप्राइज हो जाइएगा कि ब्रिटिश जो है वो जो मनी लैंडर्स थे, जो ट्रेडर्स थे, वो 3 रुपीज़ देते थे 1000 कुकुन्स के लिए, वो 3 रुपीज़ देते थे और उसे 5 टाइम्स मोर में बेचते थे। मतलब कि वो 15 रुपीज़ में 1000 कुकुन्स को बेचते थे। सीधी यहाँ पर जो है 12 रुपीज़ का उन्हें पूरा मुनाफा होता है, पूरा प्रॉफिट होता है। जब ट्राइबल ग्रुप इस बात को जानते हैं, रियलिटी जब ये जानते हैं कि वो 3 रुपीज़ में खरीद के 15 रुपीज़ में 1000 कुकन्स को बेचते हैं, तो बहुत ही शौक हो जाते हैं और वो जो है उन ट्रेडर्स को अपने दुश्मन के रूप में लेने लगते हैं, कंसीडर करने लगते हैं। बहुत सारे ट्राइबल्स को जो है फॉरेस्ट को छोड़ना पड़ता है काम के सर्च में।
ज़्यादातर जो उन ट्राइबल्स में ज़्यादातर जो थे वो टी प्लांटेशन, असम के टी प्लांटेशन मतलब चाय की जो प्लांटेशन हुआ करता था उसमें वो काम करने लगते हैं। उन्हें बहुत कम वेजेस, बहुत ही कम तनख्वाह दी जाती थी और उन्हें घर जाने का भी अलाउंस नहीं दिया जाता, वो घर नहीं जा सकते थे। जो जो कोल माइन वर्कर्स के जो प्लाइट थे उनका जो वो भी बहुत कम, उनका जो लाइफ है वो भी बहुत दुखी था, उनका भी कम दुखी नहीं था लाइफ। ठीक है, बहुत सारे ट्राइबल्स को जो है वो हार्श कंडीशंस के अंदर फील्ड्स में वर्क करना पड़ता था, फैक्ट्रीज में वर्क करना पड़ता था। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि ट्राइबल रिवॉल्ट्स। जो कॉमर्शलाइजेशन था एग्रीकल्चर का, फॉरेस्ट का जो एक्सप्लोटेशन था, फॉरेस्ट वेल्थ का जो एक्सप्लोटेशन था वो बहुत सारे ट्राइबल्स को होमलेस और जॉबलेस बना देता है। तो ब्रिटिश का जो अनजस्ट पॉलिसी था वो रिबेलेंस में रिजल्ट करता है ट्राइबल्स के द्वारा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में। सबसे पहला हमारे पास दिया हुआ है खासी के द्वारा जो रिवॉल्ट किया गया था। वो ट्राइबल्स जो खासी हिल्स में रहा करते थे नॉर्थ वेस्ट असम के, ये जो है 1829 में देखा जाता है। जो कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड था, मतलब उनके एरिया से जो रोड कंस्ट्रक्ट किया जा रहा था वो बहुत सारे खासी चिफ्स को यूनाइट करता है, उनके बीच में एकता आती है और वो जो है इंग्लिश का अगेंस्ट में चले जाते हैं। और उनका जो लीडर था, किसके लीडरशिप के अंदर वो काम कर रहे थे, बाद मनिक के अंदर और टिरुत सिंह के अंदर वो काम कर रहे थे। लेकिन ब्रिटिश जो है वो उस रिबेलियन को, उस रिवॉल्ट को जो है सप्रेस कर देते हैं ब्रूटली, बहुत ही ईजिली वो सप्रेस कर देते हैं। बस एक मैप दिया हुआ है, इस मैप को हम लोग समझते। देखिए, जो वन गुजर थे वो जम्मू एंड कश्मीर में रहते थे। यहाँ पर देखिए, ये वन गुजर से यहाँ पर, ठीक है। गाड़ीज HP देखिए इस प्रकार के होते थे गाड़ीज। और फिर मुंडाज, छोटा नागपुर के जो मुंडाज हुआ करते थे वो देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। जो असम खासी, उसमें जो खासी रहते थे वो। फिर कुकीज़, मणिपुर में इनके जो कुकीज़ हुआ करते थे। मुंडाज तो मैं बता दिया। फिर संथल्स, ठीक है, जो कि बंगाल और झारखंड में रहते थे। और फिर खूंस जो कि उड़ीसा में रहते थे। तो यहाँ पर जो हमें दिखाया गया था कि कैसा जो ट्राइबल, कहाँ जो ट्राइबल्स रहा करते थे, ठीक है, उस समय का। अब नेक्स्ट है कि जो कुकीज़ थे, जो मणिपुर के हिली रीजन्स में रहते थे, जो कुकीज़ थे वो ब्रिटिश टेरिटरीज पे कंटिन्यू अटैक करते रहते हैं 1829 से। लेकिन जो है उन्हें 1850 में सरेंडर करने के लिए फोर्स किया जाता है, कंपेल किया जाता है। खून मार्च के जो खूंस थे उड़ीसा के नियर में, वो जो है ब्रिटिश के अगेंस्ट में रिवॉल्ट करते हैं 1846 में, क्योंकि जो और लेकिन एनेक्स हो जाने के फियर के कारण जो है वो ब्रिटिश के सामने ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाते हैं। अब संथाल्स जो है वो अपने आप को क्वाइट हेल्पलेस पाते हैं रथलेस एक्सप्लोटेशन के अगेंस्ट में। और जो ऑपरेशंस था ट्रेडर्स का और मिडिल मैन का, इसके अगेंस्ट में जो वो अपने आप को हेल्पलेस पाते हैं। वो कोशिश करेगी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो उनके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करेगा, बचाएगा। लेकिन जब ऐसा कुछ नहीं होता है तो वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में रिवॉल्ट करते हैं 1855 से 1856 के बीच में सिधो और कानू मुर्मू के लीडरशिप के अंदर। जो छोटा नागपुर के जो मुंडा थे और जो कोलेरियन ट्राइब ने उस जो सेम रीजन के थे, जब उन्होंने इस रिवॉल्यूशन को दोनों एक साइड से ज्वाइन हो जाते हैं और रिवॉल्ट करते हैं 1831 में। लेकिन जो ब्रिटिशर्स है वो भी इस स्ट्रगल को सप्रेस कर दिए जाते हैं ब्रिटिश फोर्सेस के द्वारा। लेकिन जो एक्सप्लोटेशन था मर्चेंट्स और मनी लेंडर्स के द्वारा वो कंटिन्यू होता है। तो उस समय इंडिया को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था, चाहे वो इंडिया के फार्मर्स हो चाहे कोई भी। 1995 में बिरसा मुंडा एक युवा बच्चा जो है वो ट्राइबल्स के हीरो के रूप में उभर कर बाहर आता है। वो जो है अपने सभी जो भी वहाँ पर ट्राइबल्स थे सभी से आग्रह करता है कि वो जो अपने अपने लैंड पे काम करते रहें, ताकि वो जो है वहाँ से जा नहीं सके, कहीं भी उन्हें दूर नहीं जाना पड़े और वो अपने जीवन का यापन कर सकें, मतलब जीवन यापन वो कर सकें। इससे कारण क्या होगा, उनका कहना था कि सभी सफरिंग से वो दूर हो जाएंगे। जैसे जैसे बिरसा मूवमेंट जो है वो स्प्रेड होता जाता है, बिरसा मुंडा की जो पॉपुलैरिटी है वो भी इंक्रीज हो जाता है। वो अपने पीपल को बताते हैं, अपने व्यक्तियों को बताते हैं, अपने आदमियों को बताते हैं कि ब्रिटिशर्स का जो भी लैंड पॉलिसीज़ है वो ट्राइबल्स के वो उनके ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। बिरसा को 2 साल का जेल होता है, लेकिन जब वो रिलीज़ हो जाते हैं तो वो जो है अपने ट्राइबल्स को इंस्टिगेट करते हैं, ठीक है, कि ज़मींदार पे वो इंस्टिगेट करते हैं और ज़मींदार पे अटैक करते हैं। वो जो है
वाइट फ्लैग को रेस करते हैं बिरसा राज के सिंबल के रूप में, और ये जो मूवमेंट है वो बिरसा के मौत के साथ इंड हो जाता है 1900 में। तो बिरसा मुंडा जो है बहुत ही ग्रेट हीरो रहे ट्राइबल्स के। इफेक्ट्स ऑफ कॉलोनियलिज्म ऑन क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज़। ज़्यादा से ज़्यादा अर्बन पार्ट जो है और रूरल इंडिया जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आ जा रहा था। जो एक्सप्लोटिव कैरेक्टर था ब्रिटिश रूल का वो एक्सपोज हो जाता है, वो अब बाहर आ जाता है। जो कंपनी का मोनोपोलाइजेशन था ट्रेड का वो भी अब स्ट्रांग होता जाता है, बढ़ता जाता है। एग्रीकल्चर जो भी मेन ऑक्यूपेशन था वहाँ पर जो कोई भी दर्द नहीं था हैंडीक्राफ्ट्स का और कैलिको का, मसलिन का, ठीक है, वूल और सिल्क प्रोडक्ट्स का। मेटल वर्क्स, आयरन का जो मेटल वर्क्स, स्टील, कॉपर, ब्रास, गोल्ड और सिल्वर का जो मेटल वर्क्स था वो ग्रेट डिमांड हुआ था। 17th सेंचुरी में यूरोपियन नेशंस के साथ जो ट्रेड था वो इंडिया में फेवर में था, ठीक है। वो हम लोग जो है लार्ज क्वांटिटी फाइन कॉटन, सिल्क फैब्रिक्स, ठीक है, स्पाइसेस, इंडिगो, ड्रग्स, प्रीसियस स्टोन्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स को एक लार्ज क्वांटिटी में जो है एक्सपोर्ट कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, जो कंपनी का जो पॉलिसी था वो इंडियन क्राफ्ट्स को डिस्ट्रक्शन में ले आता है, ठीक है। कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो डिस्ट्रक्ट हो जाता है और आर्टिसनशिप जो है वो भी डिस्ट्रक्ट हो जाता है। ब्रिटिश कॉटन इंडस्ट्री को सेफगार्ड करने के लिए जो इंडियन सिल्क था, कॉटन टेक्सटाइल था, वो डिस्ट्रॉय किया जाता है बहुत ही ज़्यादा शुल्क के इम्पोजिशन के साथ इंडियन गुड्स पे, ठीक है। प्रिंसली पैट्रोनेज पे जो है डिक्रीज़ होता है। ब्रिटिश ट्रेड पॉलिसी में जो चेंजेस था वो इंडियन क्राफ्ट्समैन और आर्टिसंस को अपने ट्रेडिशनल लिवलीहुड को गिव अप करने में छोड़ने के लिए फोर्स करते हैं। जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है 1760 से 1830 के बीच में ब्रिटेन में और अदर यूरोपियन कंट्रीज जो है वो इंडिया के डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये सभी फैक्टर्स जो है वो रीयूनिंग के प्रोसेस को स्टार्ट कर देते हैं। जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स था और नेशनल इनकम तो जो था इंडिया का उसे डिक्लाइन में हेल्प करते हैं। तो अब नेक्स्ट है मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन इंडिया। जो नेशनल मूवमेंट, फ्रीडम के लिए जो नेशनल मूवमेंट था और इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स थे उसका बहुत ही इम्पैक्ट होता है। और ये जो है इंडिया में जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ के दरवाजे को खोल देते हैं, द्वार को खोल देते हैं। एग्जाम्पल में जो टी थे वो बिगेस्ट प्लांटेशन इंडस्ट्री बन जाते हैं असम में, बंगाल में और साउथ इंडिया में। तो इंडिया का जो टी था वो वर्ल्ड में टॉप करता था, वर्ल्ड मार्केट में टॉप करता था और इंग्लैंड जो है इसका बहुत बड़ा खरीदार बन जाता है, ठीक है। जो अदर प्लांटेशन इंडस्ट्रीज़ थे वो थे कॉफ़ी, चिचोना और रबर, ओके। इंडस्ट्रीज़ जैसे कि कॉटन और जूट जो है ये एक फास्ट रेट में डेवलप होते हैं। एग्जांपल में जो रेलवे का एक्सपेंशन होता है, कोल का डिमांड बढ़ जाता है, आयरन का डिमांड बढ़ जाता है और स्टील का डिमांड भी बढ़ जाता है। तो ये सब होता है मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया में जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ होता है, ठीक है। तो आपने इस चैप्टर में इस चीज़ को पढ़ा कि कैसे जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडिया को एक्सप्लोइट करते थे। यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है जो लैंड रिफॉर्म्स रेवेन्यू सिस्टम थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लाए गए थे इंडिया में। यहाँ पर उसका जो है कंपैरेटिव टेबल दिया गया है, उनके बीच में कब कब क्या हुआ। जैसे परमानेंट रेवेन्यू सिस्टम जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, तो ये जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यदि आप यहाँ पर इन चीज़ों पूरा याद कर लेते हैं तो इससे क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो आप इजीली उसे लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने इस चैप्टर में पढ़ा कि कैसे जो ब्रिटिशर्स वो इंडिया के क्राफ्ट्समैन को, हैंडीक्राफ्ट्स को एक्सप्लॉइट करते थे, पीजेंट्स को फोर्स करते थे, ठीक है, कमर्शियल क्राफ्ट के ग्रोथ के लिए। तो स्टूडेंट्स यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और इसको समझने के लिए आपको पहले इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी रूल इन इंडिया समझना था। यदि आपने इस चैप्टर को नहीं समझा तो पहले उस चैप्टर का वीडियो जरूर देखिएगा, मैंने बनाया हुआ है। यदि आप किसी और चैप्टर का एक्सप्लेनेशन या सॉल्यूशन चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस को लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।